फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने चैप्टर नंबर 14 परमाणु का अध्ययन किया था और परमाणु के बारे में थॉमसन की परिकल्पना, रदरफोर्ड की परिकल्पना और बोर की परिकल्पना को पढ़ा था। उससे आगे यदि बढ़ें तो बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करना है। बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इस सूत्र को ज्ञात करने के लिए बोर की प्रथम परिकल्पना का मैथमेटिकल रूप लिखें। वो होगा kz² अपॉन r स्क्वायर बराबर mv² अपॉन r। एक r से r कट जाएगा तो kze² अपॉन r mv²। इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसके बाद बोर की दूसरी परिकल्पना जो क्वांटम प्रतिबंध है उसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा mvr बराबर nh अपॉन क्या होगा 2π। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। इसके बाद बोर की दूसरी परिकल्पना से वेग का मान निकाला, यह आएगा nh अपॉन 2πm और r। इसको समीकरण नंबर 3 कहा। इसके बाद समीकरण 3 से v का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो यहां पर समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर जब ये मान रखा जाएगा तो यहां पर kze² अपॉन r, m की जगह m है, अब v² है तो इस वाले पद का यहां पर वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो यहां n स्क्वायर h² 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा π², ये हो जाएगा m² और ये हो जाएगा r²। यहां एक m से m को काट दें, r से r को काट दें तो यहां रह गया अपने पास kze², ये बराबर होगा यहां पर n² h² 4π² m और r। अब यहां से त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करें तो त्रिज्या r को इधर ले लें और kz² को इसके नीचे ले जाएं। तो यहां से r बराबर n² h² 4π² m और kz और क्या होगा e² होगा। k कूलाम नियतांक है और इसका निर्वात में जो मान होता है वो होता है 1/4πε0। तो k की ये वाली वैल्यू इस सूत्र में रखना है। तो यहां जब ये वैल्यू रखी जाएगी तो यहां से r बराबर आ जाएगा n² h² अपॉन में 4π² m और k का मान रख दिया 1/4πε0 और यहां हो जाएगा z और e²। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। r की वैल्यू निकालनी है तो ε0 ऊपर चला जाएगा तो यहां से ε0 h² और n² अपॉन में क्या हो जाएगा m पाई और यहां हो जाएगा e² और आ जाएगा z। यहां से देखें तो ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, h यहां पर प्लांक नियतांक है, m यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, पाई एक नियतांक है, e यहां पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। ये सारी की सारी राशियां नियत हैं। n यहां पर इलेक्ट्रॉन की कक्ष संख्या को दर्शाएगा जो चेंजेबल है और z यहां पर परमाणु क्रमांक है जो भी चेंजेबल है। तो यहां से इन मानों को यदि रखें तो ε0 का मान होगा 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। h प्लांक नियतांक का मान होगा 6.62 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। पाई एक नियत संख्या है जो 3.14 होगी। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है जो 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। इन सारे नियत मानों को यदि सूत्र में रखेंगे तो यहां से अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा R बराबर 8.85 गुणा 10⁻12 6.62 गुणा 10⁻34 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, m की वैल्यू 9.1 गुणा 10⁻31
पाई की वैल्यू 3.14, ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19 का स्क्वायर, और यहां पर होगा n स्क्वायर बटा में क्या होगा z। इन सब मानों को रखकर जब हल किया जाएगा तो r बराबर आएगा 0.529 10 की घात -10 n स्क्वायर बटा z, और ये वैल्यू आएगी यहां पर मीटर में। 10 की घात -10 जो मीटर होगा इसको अपन एक एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, तो यहां से r का फॉर्मूला हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर बटा z, और ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र होगा। तो यहां से यदि nवीं कक्षा की त्रिज्या आपने को निकालनी है तो nवीं कक्षा की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला यहां पर Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर बटा z और एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला आपने को यहां पर प्राप्त होगा। तो यहां किया क्या है, एक बार और रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले बोर की प्रथम परिकल्पना का मैथमेटिकल रूप लिया, इससे समीकरण नंबर 1 प्राप्त किया kz² अपॉन r बराबर mv स्क्वायर। इसके बाद बोर के क्वांटम प्रतिबंध का प्रयोग किया, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। इसके बाद यहां से वेग का मान निकाला nh अपॉन 2 पाई mr। समीकरण नंबर 3 से मान 1 में रखा, हल करके यहां पर k का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से r का एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m पाई e स्क्वायर और z। यहां जो नियत राशियां हैं एप्सिलॉन नॉट h m पाई और e, इनके मान रखे। मान रखने के बाद यहां से त्रिज्या r का जो सूत्र प्राप्त हुआ वो हुआ 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर अपॉन z। n यहां पर बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या और z यहां पर परमाणु क्रमांक को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो इस तरह से nवें कक्ष में त्रिज्या का जो सूत्र आएगा वो सूत्र आएगा 0.529 n स्क्वायर बटा z और एंगस्ट्रॉम। अब यदि यहां पर बोर कक्ष में कक्ष संख्या बढ़ती जाए और परमाणु क्रमांक z का मान 1 हो, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु हो, तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और nवीं बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का यदि अनुपात लें, तो यदि यहां पर परमाणु की जगह को अपन ने लिया है हाइड्रोजन परमाणु, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए z बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब यहां पर जो z बराबर 1 है तो इसको z बराबर 1 फॉर्मूले में रखें, और n का जो मान है एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया, एक बार 3 लिया, एक बार 4 लिया, तो यहां से ये वाली वैल्यू यहां पर रखें। तो यहां से जो बोर कक्षीय त्रिज्याओं का अनुपात आएगा वो अनुपात आएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3 डॉट डॉट डॉट। ये यहां जो प्राप्त होगा तो यहां पर z का मान 1 रखें, तो यहां से 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्राप्त होगा। यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो 1:4:9 के अनुपात के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। ये बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का एक सूत्र अपन ने प्राप्त किया है। इसके बाद अगला टॉपिक है बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ज्ञात करना है। वेग का सूत्र ज्ञात करने के लिए बोर की प्रथम और दूसरी परिकल्पना का प्रयोग करेंगे। तो बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग यदि निकालना है तो बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने के लिए यहां पर प्रथम परिकल्पना का प्रयोग किया। प्रथम परिकल्पना है kz² अपॉन r स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से kz² अपॉन r और ये बराबर आ जाएगा mv स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसके बाद बोर कक्ष की दूसरी परिकल्पना जो है क्वांटम प्रतिबंध mvr बराबर nh अपॉन क्या हो गया, 2 पाई। ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। समीकरण 2 से यहां पर त्रिज्या r का मान निकाला, तो r बराबर क्या आ जाएगा, nh अपॉन 2 पाई m और क्या आया, v। ये समीकरण नंबर आ गया 3। समीकरण 3 से त्रिज्या r का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। यहां पर समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, इस मान को जब रखा जाएगा तो यहां पर kz² अपॉन r की जगह आ जाएगा nh अपॉन में 2
पाई m और v, और ये बराबर क्या होगा यहाँ पर m और क्या होगा v स्क्वायर। यहां से जो 2 पाई m भी है ये ऊपर k z स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो k z e स्क्वायर 2 पाई m v अपॉन में क्या होगा n h, और ये बराबर हो जाएगा m और v स्क्वायर। m से m कट जाएगा, v से v कट जाएगा। तो यहां से वेग का जो फॉर्मूला आएगा वो वेग का फॉर्मूला आएगा v बराबर k z e स्क्वायर, यहां आ जाएगा 2 पाई और अपॉन में आ जाएगा n और h। अब यहां जो k है वो कूलम नियतांक है, और इस k का जो मान होता है निर्वात में वो k बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्थिति में k का मान यदि यहां रखें तो वेग का जो फॉर्मूला यहां पर प्राप्त होगा वो क्या आ जाएगा, v बराबर k का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर और 2 पाई और अपॉन में क्या आएगा यहां पर NH। अब यहां से पाई कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट गया, तो यहां जो मेरे पास फॉर्मूला वेग का आ रहा है वो वेग का फॉर्मूला आएगा e स्क्वायर z अपॉन में ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट h, और यहां आ जाएगा n। यहां e इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, z यहां पर परमाणु क्रमांक होगा, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होगी, h यहां पर प्लांक नियतांक होगा, और n यहां पर बोर कक्ष की संख्या होगी। तो यहां से e का मान देखा तो e का मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होगी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। h जो होगा प्लांक नियतांक, इसका मान होगा 6.62 × 10⁻34 जूल इनटू क्या होगा सेकंड। इन सारी वैल्यूज को यहां इस सूत्र में रखें तो v बराबर 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, z की जगह z होगा, इसके बाद 2 की जगह 2 होगा, फिर 8.85 × 10⁻12 होगा, फिर 6.62 × 10⁻34 होगा, और नीचे क्या आ जाएगा n आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज को रखकर जब इसको हल किया जाएगा तो यहां से आएगा ये 2.18 × 10⁻6 z बटा n, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। यानी बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग का जो सूत्र होगा वो सूत्र अपने को प्राप्त हो रहा है v बराबर 2.18 × 10⁻6 z बटा n, z परमाणु क्रमांक है और n यहां पर बोर कक्ष की संख्या को व्यक्त करेगा। तो इस तरह से ये मान जो आएगा बोर कक्ष का वेग, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग होगा 2.18 × 10⁻6 z बटा n मीटर पर सेकंड। यदि यहां से हाइड्रोजन परमाणु बोले तो हाइड्रोजन परमाणु में z का मान 1 होगा, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए z बराबर 1 होगा, तो v बराबर आ जाएगा 2.18 × 10⁻6 और यहां से आ जाएगा ये अपॉन में n, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब यहां पर वेग के इस फॉर्मूले के आधार पर आवर्त सारणी में अधिकतम तत्वों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें अधिकतम कितने तत्व उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होना संभव नहीं होता। इस आधार पर n की वैल्यू लगातार बढ़ाते जाएं, z की वैल्यू लगातार बढ़ाते जाएं, n का मान नियत कर दें 1 और z की वैल्यू में लगातार वृद्धि करते जाएं। यानी वेग का जो फॉर्मूला है अपने पास v बराबर 2.18 × 10⁻6 z बटा n और मीटर पर सेकंड। इसमें n की वैल्यू नियत कर दें, n बराबर 1 कर दें, तो वेग का मान आ जाएगा 2.18 × 10⁻6 और z और मीटर पर सेकंड। इस फॉर्मूले के आधार पर आवर्त सारणी में अधिकतम तत्वों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। z का मान लगातार बढ़ाते जाएं तो प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग यहां पर ज्ञात होगा। अब z का मान जब बढ़ाएंगे तो ये जो मान है वेग का मान वो किसी भी कंडीशन में प्रकाश के वेग से अधिक होना संभव नहीं होगा। तो यदि यहां पर अपन z बराबर 137 रखते हैं तो v बराबर 2.18 × 10⁻6 × 137, हल करने पर यह आएगा 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन यदि z का मान 138 रखते हैं तो v बराबर आएगा 2.18 × 10⁻6 × 138, तो यहां से v आएगा 1.01 × 10⁸ और
मीटर पर सेकंड। यानी किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो यहां पर प्रकाश के वेग से अधिक हो गया। इसका मतलब आवर्त सारणी में 138वें तत्व की उपस्थिति संभव नहीं होगी। तो आवर्त सारणी में अधिकतम तत्वों की संख्या केवल 137 हो सकती है। इस प्रकार से वेग के फॉर्मूले के आधार पर या बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग के सूत्र के आधार पर यह ज्ञात कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में अधिकतम कितने तत्व उपस्थित हो सकते हैं। उन तत्वों की संख्या 137 हो सकती है। आवर्त सारणी में 138वां तत्व उपस्थित नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि इस कंडीशन में बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का जो वेग आएगा वो प्रकाश के वेग से अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र पढ़ा, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र पढ़ा और इन वेग के सूत्र के आधार पर आवर्त सारणी में अधिकतम कितने तत्व उपस्थित हो सकते हैं उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस आधार पर त्रिज्या और वेग के जो सूत्र हैं, इसके बाद इसमें किसी प्रकार की यदि कोई समस्या हो तो वो नोट्स में देखने का कष्ट करें। धन्यवाद। अगला टॉपिक है बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र। तो यहां से यदि बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है तो इसके लिए ये अपने पास एक परमाणु हो गया, ये नाभिक जिस पर आवेश का मान क्या है Ze है, R त्रिज्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। यहां से यदि देखें तो इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय पथ में परिक्रमण करता है तो इस कंडीशन में बोर की प्रथम परिकल्पना से k Ze² अपॉन R और ये बराबर mv² के इक्वल होगा। इसे समीकरण नंबर 1 दे दें। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में परिक्रमण करेगा तो इसकी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य होगी। अब यदि यहां से गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा को k डैश द्वारा दर्शाएं तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m और v²। mv² के kz² अपॉन r रख सकते हैं। तो यहां से k डैश बराबर हाफ m, v² बराबर हाफ तो हाफ रह गया और यहां आ जाएगा kze² अपॉन क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ये यहां पर गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा। इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो यहां से इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी U और इसे जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो लेंगे कि Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R। Q1 के रूप में यहां पर नाभिक पर आवेश Jd होगा, Q2 के रूप में यहां पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा -E होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसका कारण क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है और अदिश राशि में माइनस चिन्ह किसी दिशा को नहीं दर्शाता। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास U बराबर k, Q1 की जगह Ze, Q2 की जगह -E और अपॉन क्या हो जाएगा R। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा U बराबर -kZe² अपॉन क्या हो जाएगा R। इस तरह से बोर कक्ष में परिक्रमित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल लिया। ये फॉर्मूला आया हाफ kZ² अपॉन R और बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाला तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आया -kZ² अपॉन R। अब बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की यदि कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है तो कुल ऊर्जा यहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग की क्या होगी तुल्य होगी। तो यहां से बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होगी ये यहां पर E के द्वारा डिनोट करें तो E बराबर क्या आ जाएगा k डैश प्लस क्या हो जाएगा U। E बराबर k डैश का मान यहां पर कितना है 1/2 kZe² अपॉन R और -kZe² अपॉन क्या हो गया R। इसको जब हल करेंगे तो हल करने पर E बराबर क्या हो जाएगा -1/2 kZe² अपॉन क्या हो जाएगा R। ये इक्वेशन यहां पर प्राप्त होगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया 2 कह दिया।
तो यहां अपन देख रहे हैं कि जो कुल ऊर्जा है वो -1/2 kZe²/r के क्या है, तुल्य है। यहाँ के कूलाम कांस्टेंट है जिसका मान 1/4πε0 होगा। Z यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है और R यहाँ पर बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र होगा। तो यहां से चूंकि K का जो मान होता है वो होता है 1/4πε0। इसके अलावा यहां से यदि अपन मान देखें, R का मान देखें तो R का मान होगा ε0h²n² और Z। ये यहां पर बोर कक्ष में त्रिज्या का सूत्र है। इस K के मान को और R के मान को इस फॉर्मूले में यदि अपन रखें तो यहां से E बराबर क्या आ जाएगा, -1/2 K की जगह K हो गया, K का मान रख दिया 1/4πε0, Z की जगह Z, E² की जगह E²/R। R की वाली वैल्यू यहां रखी तो यहां से आ जाएगा ε0h²n² और क्या आ गया Z। अब यहां से जो m πe² Z है ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, E बराबर -1/8πε0 और यहां ये ऊपर जाने के बाद m πe² Z और Z और क्या आया E² और अपॉन में ε0h² और क्या आ गया n²। अब यहां पाई से पाई को काट दिया तो यहां से लास्ट जो सूत्र आएगा वो E बराबर -me4 और ये आया Z² अपॉन में 8ε0 का स्क्वायर और ये आ जाएगा यहां पर h² और क्या आ जाएगा n²। यहां से यदि देखें तो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होगा, Z यहां पर परमाणु क्रमांक होगा, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होगी, h यहां पर प्लांक नियतांक होगा और n जो है बोर की कक्ष संख्या होगी। तो यहां से इन वैल्यूज को यदि रखें तो अपने पास लास्ट सूत्र आ गया, E बराबर -me4 Z² अपॉन में ε0² h² और क्या हो गया n²। अब इसके बाद यदि यहां पर इन मानों को रखें तो मान में यहां m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जिसका मान 9.8 × 10⁻31 किलोग्राम होगा। इसके बाद E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है जो 1.6 10⁻19 कूलाम होगा। इसके बाद Z यहां पर परमाणु क्रमांक होगा, कांस्टेंट राशि यहां पर ε0 है जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। H यहां पर प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.62 × 10⁻34 जूल इनटू क्या होगा सेकंड होगा। इन मानों को रखें, इसको हल करें तो यहां से E बराबर कितना आएगा -9.8 × 10⁻31। E4 है तो 1.6 × 10⁻19 का क्या होगा 4 और ये हो गया यहां पर Z² अपॉन में क्या होगा यहां पर 8 की जगह 8 इंटू 8.85 × 10⁻12 का स्क्वायर इंटू में 6.62 × 10⁻34 का स्क्वायर और नीचे यहां पर n² हो गया। तो ये मान रखा, इसको हल किया तो हल करने पर -2.19 × 10⁻18 और Z² बटा n² और ये वैल्यू किस में आएगी जूल में आएगी। जूल की इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि कन्वर्ट करना है तो इसमें 1.6 10⁻19 का भाग दे देंगे तो यहां से -2.19 × 10⁻18 इसमें भाग दिया अपन ने 1.6 × 10⁻19 का और ये आएगा Z² बटा n² और क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -19 का भाग 1.6 10⁻19 का भाग देने के बाद यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -13.6 Z² बटा n² और इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा वोल्ट। तो ये बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का एक फॉर्मूला क्या होगा प्राप्त होगा। इसको ज्ञात करने के लिए एक बार और देखें। सबसे पहले अपन ने देखा कि नाभिक के चारों ओर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित 8 त्रिज्या के वृत्तीय पथ में क्या कर रहा है परिक्रमण कर रहा है।
नाभिक पर आवेश का मान क्या है, Ze है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या है, -e है। यहां से बोर की प्रथम परिकल्पना का यदि प्रयोग करें तो प्रथम परिकल्पना से अपन ने देखा कि kz² r बराबर क्या होगा, mv² होगा, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। इसके बाद गतिज ऊर्जा जो होती है वो k डैश बराबर क्या होगी, हाफ mv² होगी। यहां से k डैश का मान निकाला तो k डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। mv² का मान पहले समीकरण से लिखा तो kz² अपॉन क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, यानी k डैश बराबर 1/2 kzt² अपॉन क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। इसके बाद स्थिर ऊर्जा का सूत्र देखें तो स्थिर ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर k Q1Q2/r। स्थिर ऊर्जा चूंकि अदिश राशि है तो यहाँ पर आवेश जो धनात्मक है धनात्मक लेना और ऋणात्मक है तो कैसा होगा, ऋणात्मक काम में आएगा। तो यहाँ से Q1 का मान तो Zd हो गया और Q2 का मान क्या हो गया, -e हो गया। इस तरह से U का मान आ जाएगा -kZd² अपॉन क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। इसके बाद बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा यदि ज्ञात करनी है तो कुल ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करने के लिए E बराबर k डैश प्लस क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। यहां से देखें तो E बराबर हाफ kZd² अपॉन r माइनस kZd² अपॉन r। इसको सॉल्व किया तो E बराबर -kZd² अपॉन क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। k का मान रख दिया, r का मान रख दिया, सारी वैल्यूज को पुट करके जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो मान ज्ञात करने पर E का जो मान आएगा वो मान आएगा -2.1 Z² अपॉन n² जूल में आएगा। इस मान को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁹ का भाग दें तो 19 का भाग करने पर यहाँ से बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का एक सूत्र आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो आएगा E बराबर -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से यदि प्रथम बोर कक्ष में यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान यदि ज्ञात करने हैं तो उसके लिए जो सूत्र है अपने पास, उस सूत्र के आधार पर इसके मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करना है वो देखें अपन। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो फॉर्मूला आ रहा है अपने पास उस फॉर्मूले को आधार माने। तो यहां से En बराबर -13.6 Z² बटा n² और क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यदि हाइड्रोजन परमाणु लिया गया है तो हाइड्रोजन परमाणु में Z बराबर कितना होगा, 1 होगा, यानी यहां से En बराबर -13.6 और इसका मान 1 रख दिया तो अपॉन में क्या आ जाएगा, n² और क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब यदि पहली बोर कक्षा में परिक्रमित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा देखें, दूसरी बोर कक्षा में परिक्रमित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा देखें तो इस आधार पर यहां पर यदि n बराबर 1 रखा है तो यहां से E1 बराबर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर यदि 2 रखा है तो E2 बराबर आ जाएगा -13.6 बटा 2 का स्क्वायर, यानी -13.6 बटा 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 रखा है तो E3 आएगा -13.6 बटा 3 का स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यहां से -13.6 बटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो यह आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू यदि 4 रखी है तो ये E4 आएगा -13.6 बटा 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये -13.6 बटा 16, इसको हल करने पर माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि यहां पर n की वैल्यू अपन ने 5 रखी है तो E5 आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 5 का स्क्वायर या -13.6 बटा 25 और यहां से इसको हल करने पर -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रथम बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार जैसे जैसे बोर कक्ष की जो संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान लगातार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। सबसे कम ऊर्जा -13.6 होगी, उसके बाद ऊर्जा का मान बढ़ेगा, उसके बाद ऊर्जा का मान और बढ़ेगा, तो लगातार यहाँ पर ऊर्जा के मान में क्या होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार से किसी बोर कक्ष में या हाइड्रोजन परमाणु किसी बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अन्य कोई परमाणु है तो वहां पर परमाणु क्रमांक Z की वैल्यू में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। अब इसके बाद यदि हम देखें तो यहां से गतिज ऊर्जा का जो सूत्र था वो सूत्र था kZe² अपॉन 2r। स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र था वो सूत्र था अपने पास kZe² अपॉन r विद माइनस चिन्ह। और कुल ऊर्जा का जो सूत्र आया है वो सूत्र आया है -1/2 kZe² अपॉन क्या है, r। तो यहां अपन देखें
तो कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के क्या होगी, तुल्य होगी। तो यहां एक संबंध आएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, -k। इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में संबंध देखें तो यहां से कुल ऊर्जा को यदि अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा की क्या हो जाएगी, तुल्य हो जाएगी। यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा, तो यहां से जो कुल ऊर्जा का दुगना होगा वो स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा और यहां कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के क्या होगी, तुल्य होगी। तो ये दोनों में आपस में संबंध हो गया। U और K का संबंध देखें K डैश का, तो यहां से गतिज ऊर्जा है 1/2 kZd² और स्थितिज ऊर्जा माइनस में है, यानी इसको -2 k डैश लिख सकते हैं। तो यहां से अपन ने लिखा -2 k डैश, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, U के हो जाएगा। ये तीनों में आपस में संबंध हो गया। कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होगी, कुल ऊर्जा का दुगना स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा और गतिज ऊर्जा के दुगने का ऋणात्मक मान स्थितिज ऊर्जा के क्या होगा, तुल्य होगा। तो ये तीनों ऊर्जाओं में क्या हो गया, संबंध हो गया। इस प्रकार से हम बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का एक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं और बोर कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसके आधार पर किसी भी परमाणु के लिए, चाहे हाइड्रोजन परमाणु है चाहे हीलियम परमाणु है, तो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 हो जाएगा, हीलियम के लिए Z बराबर 2 हो जाएगा, लिथियम के लिए Z बराबर 3 हो जाएगा। किसी भी कक्ष की यदि संख्या चेंज कर दें तो उस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा। इसके बाद तीनों ऊर्जाओं में परस्पर संबंध दर्शाने वाले 3 समीकरण आ जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की बोर कक्ष में त्रिज्या को ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।